नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमडी विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च इन एजुकेशन, इस विषय वस्तु के अंतर्गत आज हम शोध की समस्या का चयन कैसे किया जाता है, उन समस्याओं का स्रोत क्या होता है, उनके उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक किसी समस्या की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक हम कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। और समस्या आती कहां से है? जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके कार्य में कोई न कोई बाधा, अड़चन, रुकावट आ जाती है और उसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, उसकी इच्छाओं की संतुष्टि नहीं हो पाती, वही बाधा ही समस्या है। उसी बाधा का नाम समस्या है। यानी प्रत्येक प्राणी जब किसी कार्य को करने की इच्छा करता है, एक उद्देश्य को लेकर चलना चाहता है, लेकिन उस कार्य के मार्ग में आने वाली जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जिससे कार्य में अड़चन आ रही है, उसकी पूर्ति या संतुष्टि नहीं हो पा रही है, उसी को हम समस्या कहते हैं। तो समस्या का अर्थ होता है यानी कार्य या हमारी जो इच्छा है, उस इच्छाओं में, उसकी पूर्ति में आने वाली बाधाएं या रुकावटें, यही समस्या होती हैं। और समस्या आती कहां से है? शैक्षिक अनुसंधान की चर्चा चल रही है, शिक्षा में अनुसंधान की चर्चा चल रही है, तब यहां पर पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये समस्या आती कहां से है, इसके क्षेत्र क्या है। तो तमाम चीजों को आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में, हर विषय में कहीं न कहीं समस्याओं को लेकर के अनुसंधान कार्य किए जा चुके हैं। उन अनुसंधान कार्य को जिसको पूरा किया गया है, उसके द्वारा बताए गए जो भावी अनुसंधान के सुझाव दिए गए हैं, हो सकता है उनमें भी कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए, समस्या मिल जाए जिससे हम कार्य को कर सकते हो, या जो रिलेटेड लिटरेचर्स हैं, जो संबंधित साहित्य हैं समस्या के समाधान से, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हमें मिल सकती है, उस पर भी हम कार्य को कर सकते हैं। कहने का प्राय है क्षेत्र शिक्षा का है। शिक्षा में शिक्षा को देने वाला, शिक्षा को ग्रहण करने वाला, शिक्षण की विधियों संबंधित हो सकती है, पाठ्य पुस्तकों संबंधित हो सकती है, और शिक्षण की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विद्यालय, मार्ग, आवागमन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है। तो समस्या से अभिप्राय क्या है, इसकी परिभाषा क्या दी जा सकती है, इसका स्रोत कहाँ मिल सकता है, और इन समस्याओं को चयन करने की विधियां या सिद्धांत क्या हो सकते हैं। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करें। इसके पहले हमने अनुसंधान का अर्थ देखा, शोध क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, शोध की परिभाषाओं को हमने देखा, उसके शोध के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, उस पर हमने संक्षिप्त चर्चा किया, विषय क्षेत्रों को देखा, और शोध की उपयोगिता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इस पर भी चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है। तो अगर आप हमारे इसी प्रकार से अनुसंधान से संबंधित, शिक्षा प्रतियोगिता संबंधित विषय वस्तु को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आप करें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जब आप वीडियो को चलाएंगे तो वहां पर आपको बेल आइकन माने घंटे का निशान दिखाई पड़ेगा, उस घंटे के निशान को जरूर दबाएं, उसको छुएं। इससे क्या होगा कि जो कुछ भी हमारे द्वारा विषय वस्तु से संबंधित वीडियो डाउनलोड किए जाएंगे यूट्यूब पर, वह तत्काल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसकी सूचना मिल जाएगी, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति आज प्रतियोगिता के क्षेत्र में ही लगा हुआ है, उसे कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिसके आधार पर वह परीक्षाओं को भी पास करे, अपने जो कोर्स है उसको भी पूरा करे, लेकिन कंपटीशन में भी वह अपना स्थान बना सके। इसके लिए आवश्यक है हमें रेगुलर मोड में आकर के नियमित रूप से ऑनलाइन
जो वीडियो क्लासेस चल रहे हैं, जो अध्ययन की सामग्री प्रदान की जा रही है, उसका अवलोकन करना, उसको देखना, उसको समझना, उसको सुनना, ये जरूरी है, आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद आपको तमाम सूचनाएं जैसे जैसे मिलती जाएंगी वह नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। तो आइए हम देखते हैं अनुसंधान की समस्या ये क्या होती है, समस्या का अर्थ क्या होता है, उस समस्या की परिभाषा क्या हो सकती है, समस्या का स्रोत क्या हो सकता है, समस्या की चयन की विधि या सिद्धांत क्या हो सकते हैं, उसकी कसौटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को देखते हैं, मीनिंग क्या होती है। तो मीनिंग में देखिए, आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में उपस्थित बाधा ही समस्या है। बहुत सीधा सा, सरल सा, स्पष्ट अर्थ क्या है कि आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में, यानी प्रत्येक प्राणी की जो अपनी आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकता की संतुष्टि हमें हुई नहीं, लेकिन तब तक उसके मार्ग में कोई न कोई उपस्थित बाधा आ गई, उपस्थित हो गई, रुकावट आ गई, अड़चन आ गई। वही अड़चन, वही बाधा, वही रुकावट जो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि में आई है, उसी को हम समस्या कहते हैं। तो समस्या का क्या है, किसी भी कार्य में जो हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की संतुष्टि हम करने के लिए जब रिसोर्स माने साधन का प्रयोग करते हैं, फिर भी कोई न कोई रुकावट या अड़चन, विघ्न आ जाता है, कठिनाई आ जाती है, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो समस्या का अर्थ होता है कि व्यक्ति की इच्छाओं में आने वाली बाधाएं, वही बाधाएं ही समस्या को जन्म देती हैं, वहीं से समस्या की उत्पत्ति होती है, वहीं से उसका उद्भव होता है, और उस समस्या के निदान के लिए, उसके समाधान के लिए अनुसंधान कार्य करना पड़ता है। तो जब तक समस्या नहीं आएगी तब तक अनुसंधान नहीं होगा। तो समस्याएं क्यों आती हैं, यानी व्यक्ति की अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए जो बाधाएं हैं, ऐसा नहीं कि हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, तमाम ऐसी इच्छाएं होती हैं जो अतृप्त मन में जाकर के चेतन मन में ऐसे पड़ी रहती हैं, मानो तृप्त नहीं हुए, संतुष्टि नहीं हुई इच्छाएं, और वह पड़ी रहती हैं, वे हमारे लिए एक समस्या के रूप में होती हैं, जो हमेशा बार बार खटकती रहती हैं। यही कारण है कि इन समस्त समस्याओं पर हमें शोध कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अनुसंधान ही एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा माध्यम है, मार्ग है, जिसके आधार पर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर अनुसंधान करके उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, उनका पूरी तरह से समाधान कर सकते हैं। इसलिए समस्या का सबसे पहले डायग्नोसिस किया जाए, प्रॉब्लम का डायग्नोसिस किया जाए, उसका निदान किया जाए, उसका पता लगाया जाए समस्याएं हैं कहां पर, कौन सी हैं। तो इसलिए समस्या अर्थात व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि या आवश्यकताओं की संतुष्टि के मार्ग में आने वाली बाधा का ही नाम क्या है, समस्या है। अब हम देखते हैं आवश्यकता, नीड, साधन, रिसोर्स बराबर समस्या या प्रॉब्लम। यानी आपको एक ट्रिक दिया जा रहा है कि समस्या को समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। यानी व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, नीड होती हैं, चाहे वह विद्यालय स्तर की हो, चाहे वह उसके व्यवसाय संबंधित स्तर की हो, या उसके दैनिक चर्या संबंधित हो। तो जो उसकी आवश्यकता है, नीड है, उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, संतुष्टि करने के लिए जो साधन अपना रहा है, उन साधन में आने वाली कोई रुकावट, यानी जो रिसोर्स हैं उसमें आने वाली कोई बाधा, यही क्या है, बराबर प्रॉब्लम, समस्या कहलाती है। अर्थात आवश्यकता, नीड प्लस साधन, रिसोर्सेज बराबर समस्या या प्रॉब्लम कहलाती है। अब देखेंगे इसकी परिभाषाएं दो एक लेते हैं। टाउनसेंड ये बहुत ही अच्छे शिक्षा शास्त्री रहे हैं, और इन्होंने कहा है समस्या समाधान के लिए प्रस्तावित एक प्रश्न है। अर्थात समस्या क्या है, जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसके समाधान के लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है, यानी एक प्रपोज्ड क्वेश्चन है। क्या चीज, कि समस्या कहां से आई, कैसे आई, उसके लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है, क्वेश्चन है। फिर आवश्यकता जितनी प्रबल होगी, एकोफ ने कहा है आवश्यकता जितनी प्रबल होगी, अवरोध जितना तीव्र होगा, समस्या उतनी ही गहन होगी। बहुत अच्छी परिभाषा है। यानी समस्या की जटिलता पर व्यक्ति की इच्छा, आवश्यकता पर आधारित समस्या की परिभाषा दी जा रही है। यानी जो हमारी इच्छा है, जो हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता में जितनी ही प्रबलता होगी, प्रबलता का क्या है,
वह जितनी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होगी, अवरोध जितना तीव्र होगा, और उस आवश्यकता को पूरा करने में जो विघ्न जितना ही तीव्र होगा, जितना ही अधिक होगा, कहते हैं समस्या उतनी ही गहन होगी, समस्या का स्वरूप भी उतना ही भयंकर होगा, गहन होगा, क्लिष्ट होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें एकोप की परिभाषा, यानी ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि समस्या की माने व्यक्ति की आवश्यकता पर डिपेंड करता है। अगर आवश्यकता हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है तो समस्या भी बहुत कठिन नहीं होगी, तीव्र नहीं होगी, हल्की होगी, और उससे उत्पन्न जो समस्या है वो भी बस केवल नाम मात्र की होगी। लेकिन अगर आवश्यकता हमारे लिए बहुत जरूरी है कार्य को करना, और इसकी आवश्यकता के बिना हमारा कार्य नहीं हो सकता है, तब आवश्यकता को कहा जाता है कि प्रबल है, माने हमें बहुत जरूरी, इसको अपरिहार्य है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। तब कहते हैं कि अवरोध उस कार्य को, उस आवश्यकता को पूरा करने में अड़चने भी कठिन है, और जितनी अधिक अड़चने होंगी, जितनी अधिक रुकावटें और बाधाएं होंगी, समस्या उतनी ही क्या होगी, गंभीर होगी, गहन होगी। इस तरह से समस्या का अर्थ और परिभाषा आपने देखा। अब हम देखेंगे इसके स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है, यानी समस्या को कहां से लिया जाए, किन क्षेत्रों से लिया जाए। तो आइए उस स्रोतों को देखते हैं, सोर्सेज को देखते हैं। सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्या के स्रोत, सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम। विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक अनुसंधान करता, यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में, सामाजिक शिक्षा के समाजशास्त्री विषयों के क्षेत्र में, सामाजिक विषयों के क्षेत्र में, जो भी कुछ विज्ञान गणित से संबंधित विषय वस्तु हैं, पाठ्य वस्तु हैं, जो उसके क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में कहते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान करता। जो शैक्षिक अनुसंधान करता है, जो एजुकेशनल रिसर्चर हैं, उनके आधार पर हमें अनुसंधान करने की आवश्यकता महसूस होती है। कारण कि जो विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक अनुसंधान करता है, आखिर क्यों हर क्षेत्र में अनुसंधान किया जा रहा है, उनके रूल क्या हैं, उनके परिकल्पनाएं क्या हैं, उसके आधार पर उसकी पुष्टि कैसे हो रही है, किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी विश्वसनीयता क्या है। यानी इन तमाम चीजों को लेकर के जब हम अनुसंधानकर्ताओं से बात करेंगे तो उसके आधार पर कहीं न कहीं उस विषय संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। इसी तरह से पूर्ण अनुसंधान कार्य का आधिकारिक वर्णन, माने पूर्ण जो अनुसंधान कार्य पूरा हो चुका है, जब उसका हम ऑथेंटिक वर्णन करते हैं, आधिकारिक वर्णन करते हैं, तो उससे भी हमें समस्या की जानकारी मिल सकती है। कारण जिस पर समस्या को लेकर के हमने कार्य को किया है या किसी ने अनुसंधान कर डाला है, जब उसका हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसकी जब हम व्याख्या करते हैं, तो उसके रूप में क्या कमियां रह गई हैं, क्या सुझाव दिए गए हैं, अभी और क्या करना है, तो उसके जो आधिकारिक वर्णन किया जाता है उसके आधार पर भी समस्या का स्रोत पता लग सकता है। नवीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण, यानी अनुसंधान में जो नवीन प्रवृत्तियां हैं, जो नए ट्रेंड हैं, जो इमर्जिंग ट्रेंड हैं, उसका विश्लेषण करने के उपरांत भी हमें समस्या के स्रोतों का पता लग सकता है। अर्थात जो नवीन प्रवृत्तियां हैं, जो नवाचार आ रहे हैं, जो आज इमर्जिंग ट्रेंड आ रहे हैं, इनसे संबंधित विषय वस्तुओं का जब हम विश्लेषण करते हैं, जब उसका हम एनालिसिस करते हैं, तो उसके द्वारा भी जैसे नवाचार क्या है, किसी भी शोध की इमर्जिंग ट्रेंड क्या होती है, यानी उसमें जो वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उसमें वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए, उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसमें वैलिडिटी वैधता भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, उस कार्य को पुनः करके टेस्टिंग करने की क्षमता भी होनी चाहिए, और उसके परिणामों में समानता भी होनी चाहिए, उसका एक तरह से भविष्यवाणी करने की क्षमता भी होनी, प्रेडिक्शन भी होना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन अनुसंधान के द्वारा भावी अनुसंधान की रूपरेखा को बताने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। तो इस तरह से जो नवीन प्रवृत्तियां हैं, जो विश्लेषण है, उस पर भी समस्याओं के स्रोतों को पता लगाया जा सकता है। क्षेत्र विशेष में प्राप्त आलोचनात्मक पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करने से भी समस्या के स्रोत को जाना जा सकता है। यानी कोई भी क्षेत्र विशेष
शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षक प्रशिक्षण का क्षेत्र हो, छात्रों की रुचि और अभिरुचि से संबंधित प्रश्न हो, या परिषदीय और सेल्फ फाइनेंस विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों या शिक्षकों, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, इनके बीच में जो उत्कंठा है, जो उनकी जिज्ञासा है, इससे संबंधित समस्या हो। तो इन सारी चीजों को जो क्षेत्र विशेष होते हैं उनसे प्राप्त आलोचनात्मक, उस पर जो कुछ अब तक पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि लिखी गई हैं, जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित तो हो रही हैं, उनसे भी समस्या के स्रोतों को जाना जा सकता है। उनके अध्ययन के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि समस्याएं कहां कहां किन किन रूपों में विद्यमान है, उस पर कार्य कैसे करना है। शैक्षिक भविष्यवाणी, एजुकेशनल प्रेडिक्शन, शैक्षिक भविष्यवाणी से प्राप्त होता है कि जो कुछ शिक्षा से संबंधित रिसर्च वर्क किए गए हैं उसके आधार पर जो भविष्यवाणी की जा रही है, इस प्रकार के नियमों को लागू किया जाता है तो शिक्षा में सर्वांगीण चतुर्दिक विकास संभव है या सबके तक पहुंच सकती है। इस प्रकार की जो भविष्यवाणियां हैं, कभी कभी इससे भी समस्याओं को ज्ञात किया जा सकता है, क्या इस भविष्यवाणी सही है, क्या इसके आधार पर कुछ और कार्य नहीं किया जा सकता है। यानी जो भविष्यवाणी की जा रही है, जो समस्या संबंधित शैक्षिक भविष्यवाणी हो रही है, उसके आधार पर भी समस्या के स्रोतों को पता लगाया जा सकता है, उस पर कार्य किया जा सकता है। ये भी एक स्रोत के रूप में होते हैं। कार्याधीन अनुसंधान कार्य, कार्याधीन अभी जो अनुसंधान कार्य चल रहा है, जो उसमें विलंब हो रहा है या उसमें जो लिटरेचर होना चाहिए उसकी खामियां दिखाई पड़ रही हैं, या जो परिकल्पनाओं का निर्माण किया जा रहा है उसकी जो पुष्टि करने के लिए समस्या आ रही है, या जो रिसर्च इक्विपमेंट टूल्स हमें चाहिए उसकी प्रॉब्लम हो रही है, तो इन तमाम चीजों को देखा जाए तो वहां से भी कुछ ना कुछ कार्याधीन अनुसंधानों के आधार पर भी हमें समस्या के स्रोतों को पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अनुसंधान की आवश्यकता, अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस क्षेत्र में हम कार्य क्यों करें, कैसे करें, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के द्वारा भी हम अनुसंधान की आवश्यकताओं को देखते हुए वहां से समस्याओं के स्रोत को जान सकते हैं, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को पता लगा सकते हैं और उसके आधार पर हम अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। शोधकर्ता द्वारा किए गए भावी शोध संबंधी सुझावों से, यानी शोधकर्ता द्वारा जो रिसर्चर है जिसने अब तक शोध कार्य कर लिया है, उसने जो कुछ भावी सुझाव दिया है, शोध की संभावनाओं को व्यक्त किया है, उस भावी शोध की संभावनाओं के द्वारा, भावी शोध की सुझावों के आधार पर भी हम समस्या को पहचान सकते हैं, समस्या को लेकर के अनुसंधान कार्य को कर सकते हैं। इस तरह से जो कार्य हो चुका है, तो प्रत्येक अनुसंधानकर्ता जब उन्हें शोध प्रबंध को लिखता है, अपनी थीसिस को लिखता है, डिसर्टेशन को लिखता है, या किसी रिसर्च पेपर को बनाता है, या एक्शन रिसर्च करता है, प्रोजेक्ट तैयार करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ वह भावी शोध की सुझाव भी देता है कि इस पर अभी और कार्य किया जा सकता है। वह भी एक समस्या का सोर्स है, वो भी प्रॉब्लम ऑफ सोर्स है, तो वहां से भी हम कार्य को कर सकते हैं। इसी तरह से ऐतिहासिक अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर जो ऐतिहासिक अभिलेख रिकॉर्ड हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्डों को देख करके भी हम सोर्स ऑफ प्रॉब्लम माने समस्या के स्रोतों को जान सकते हैं, उसके आधार पर अनुसंधान कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी कार्य अब तक हुए हैं वे सब इतिहास हो जाते हैं, वे सब पूर्व में किए गए घटनाओं पर आधारित होते हैं। पूर्व घटित चरों को लेकर के आज हमें फिर कार्य करना है, तो उसके आधार पर जो अभिलेख हैं, जो रिकॉर्ड हैं, उन रिकॉर्डों को देखते हुए किस पर कार्य हुआ है, कितने मात्रा में हुआ है, इन तमाम चीजों को अगर हम ध्यान से देखें, उस पर दृष्टि डालें, तो हमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ समस्या के क्षेत्र, सोर्स, उसमें स्रोत मिल सकते हैं, जिससे अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। इसी तरह से समस्या का विश्लेषण एनालिसिस करके समस्या कहां से आई, कैसे आई, क्यों आई, आज प्रश्नों को अगर हम करते हैं तो समस्या का सोर्स जो है वह हमें मिल जाएगा। यानी एक कार्य हम क्यों करें, किसके लिए करें, कैसे करें, कब करें। जब इस प्रकार के हम प्रश्न करते हैं तो समस्या से समाधान के लिए, उस कार्य को करने के लिए वो समस्याएं जो होती एक स्रोत के रूप में हमें प्राप्त हो जाती हैं और वहां पर एक अच्छा अनुसंधान कार्य किया जा सकता है। तो समस्या चयन के लिए ये सब उसके स्रोत हैं। इसी तरह से
खोजपूर्ण आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास से। खोजपूर्ण अर्थात जो प्रॉब्लम है जिसको अभी ढूंढना है, इस प्रकार के जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, माने इस कार्य को मुझे कैसे करूं, इस पर कार्य करना है, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, उसमें जो हम एक तरह से अगर एनालिसिस करें, उस पर क्रिटिकल कार्य करें, तो उसका जब हम विश्लेषण करते हैं, जब उसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण उस पर अपनाते हैं, तो उस कार्य के विकास में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, वो भी समस्या के स्रोत के रूप में हमें मिल सकती हैं। तो इस तरह से अगर हमें खोजी प्रवृत्ति हमारे अंदर है और उस खोजी प्रवृत्ति में आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, तो उस आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अगर और विकसित करना है, तो वहां पर भी अनुसंधान करने के लिए समस्या का स्रोत हमें मिलता है। इसी तरह से नवीन प्रविधियों को समस्या अध्ययन प्रयुक्त करने से, नवीन प्रविधियों अर्थात जो नवीन प्रविधियां हैं, कहते हैं कि जो नए नए टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने और तमाम प्रकार के उपकरण, शिक्षण से संबंधित, अनुसंधान संबंधित ऐसे नवीन प्रविधियों को समस्या अध्ययन प्रयुक्त करने से, यानी जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नई टेक्निक है, न्यू टेक्निक्स हैं, ऐसे टेक्निक्स को, ऐसे उपायों को किसी भी समस्या के समाधान हेतु उसका अगर हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग को कैसे किया जाए, यह भी एक तरह से सोर्स ऑफ प्रॉब्लम के रूप में होता है। यह हमें एक शोध कार्य करने के लिए, समस्या को चिन्हित करने के लिए एक हमें दायरा मिलता है, एक हमें कार्य करने के लिए सहायता मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि जो नवीन प्रविधियों हैं, ऐसी प्रविधियों को समस्या समाधान में कैसे प्रयुक्त किया जाए, किस प्रकार से समस्या का निदान किया जाए, उसका पूर्ण रूप से समाधान किया जाए, परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाए, हम समस्या के स्रोतों को जान सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला है विद्वानों से परामर्श करने से। जो विद्वान हैं, जो लर्नड पीपुल हैं, ऐसे लोगों से हम अगर बातचीत करते हैं, परामर्श करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेट करते हैं, तो उनके द्वारा भी शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक विषयों के क्षेत्र में तमाम प्रकार की समस्याओं की जानकारी हमें मिल सकती है। और वहां से समस्या के स्रोतों को हम, माने उनके द्वारा, स्रोत कौन होंगे, ये विद्वान होंगे, जिनसे हम परामर्श कर रहे हैं, एक कोई न कोई समस्या हमें दे सकते हैं, जिसका एक तरह से अनुसंधान करने का हमारा मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसी तरह से शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं में उत्पन्न अंतर्द्वंद व जिज्ञासा से, कहने का प्राय है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, यानी एक शिक्षा के कार्य में जो कार्य करने के लिए प्रक्रिया, प्रोसेस है, उसमें बहुत सा अंतर्द्वंद होता है। उन अंतर्द्वंदों या जिज्ञासाओं के द्वारा भी समस्या के स्रोतों को जाना जा सकता है। कहने का प्राय है जो शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, शिक्षा संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे आप देखेंगे शिक्षण से संबंधित, शिक्षण विधियों से संबंधित, पाठ्य पुस्तक से संबंधित, बच्चों के पढ़ने के लिए सहायक सामग्री से संबंधित, उनके प्रकार के जो व्यवहारिक कार्यों से संबंधित, उनके सैद्धांतिक प्रयोगों से संबंधित, और विद्यालय में प्रशासन संबंधित, उनके नियोजन से संबंधित, रुचि से संबंधित, उनकी उपलब्धि से संबंधित, उनकी बुद्धि लब्धि से संबंधित, उनके सृजनात्मक शक्ति से संबंधित, उनके व्यक्तित्व भिन्नता से संबंधित तमाम प्रकार के ऐसे क्षेत्र हैं शिक्षा के, जिसके आधार पर समस्याओं को हम एक स्रोत के रूप में ले सकते हैं, और समस्याओं के एक स्रोत के रूप में है। उन स्रोतों से हम किसी समस्या को ग्रहण कर सकते हैं, उसके आधार पर हम एक अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, अंतर्द्वंद और जिज्ञासा, यानी बच्चों में रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, उनकी उत्कंठा को, उनके कुंठा को, उनकी भगनासा, फ्रस्ट्रेशन को कैसे दूर किया जाए, शिक्षा या अधिगम में उनकी अधिक से अधिक रुचि हो, उनका ध्यान आकर्षित हो, केंद्रित हो। इस प्रकार की जब जिज्ञासा होगी, और इस जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए हम कार्य करने के जब आगे बढ़ते हैं, तो उसमें जो अंतर्द्वंद होता है, जो उस प्रकार से उसमें देखा जाए कि एक विचारों का परस्पर संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके आधार पर समस्या के सोर्स स्वतः निकल आते हैं। हमें किस पर कार्य करना है,
बच्चों की व्यवस्था पे करना, पठन पाठन पर, कि शिक्षक से संबंधित समस्या पर करना है, कि विद्यालय संबंधित व्यवस्था पर करना है, कि विद्यालय के आवागमन संबंधित है, या उसके विद्यालय में छात्रावासों से संबंधित है, या बालक बालिका से संबंधित है, अथवा उस विद्यालय में प्रोवाइड की जाने वाली तमाम प्रकार की सुविधाओं से संबंधित है। तो जो सोर्स है वह वहां पर मिल जाता है, और जितना हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, विचारों का अंदर द्वंद्व चलेगा, संघर्ष होगा, जितनी हमारी जिज्ञासा होगी, उतने ही समस्या के स्रोत वहां मिलते चले जाएंगे। इसी तरह से अनुसंधान कार्य की रूपरेखा अथवा निष्कर्ष से, जब अनुसंधान कार्य करने के लिए हम उसका फॉर्मेट तैयार करते हैं, सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, और उसके आधार पर जब निष्कर्ष निकलता है, तो दोनों एक तरह से देखे जाएं तो जो हम अब तक शोध की रूपरेखा बनाए हैं, वह रूपरेखा का अकॉर्डिंग टू रूल है? क्या वह समस्या इतनी गहन तो नहीं ले ली गई है जिस पर अब तक कार्य ही ना हुआ हो? तो समस्या की रूपरेखा बनाने के लिए ये जरूरी होता है कि हम समस्या का जब चयन करते हैं, जब उसके स्रोतों को देखते हैं, तो वहां पर जरूर देख लेना चाहिए क्या इस पर कार्य हुआ है कि नहीं। अगर कार्य ना हुआ हो तो इस प्रकार की समस्याओं को लेने से बचना चाहिए। अगर उस पर कुछ कार्य हो चुका है तो इससे लाभ होता है, उससे रिलेटेड लिटरेचर जो होते हैं उसको हम पढ़ सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं से उस समस्या के समाधान के लिए उपायों को ग्रहण कर सकते हैं। एक हमारे लिए वे सहारा होंगे, सहायक होंगे, जिसके आधार पर हम प्रमाणों की पुष्टि कर सकते हैं कि मैंने रिसर्च वर्क को किया है। इस तरह से जो अनुसंधान की रूपरेखा बनाई जा रही है, जो उसकी आउटलाइन तय की जा रही है, आउटकम किया जा रहा है, उसके आधार पर, और जब हम उसके निष्कर्ष को लेते हैं तो उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं निष्कर्ष में खामियां होती हैं, निष्कर्ष की जो रिपोर्टिंग की जाती है उसमें अगर कुछ कमियां हो जाती हैं तो ये भी हमारे लिए एक तरह से सोर्स ऑफ प्रॉब्लम ही होती है। यहाँ से हम समस्या को ले सकते हैं और इसी के आधार पर अनुसंधान कार्य को कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि जो अनुसंधान की समस्या के जो स्रोत हैं वे कहाँ से मिल सकते हैं। उन स्रोतों को आपने देखा अनुसंधानकर्ता के रूप में, अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया गया जो कार्य है, जो भावी अनुसंधान के सुझाव दिए गए उसके आधार पर हो सकता है, शिक्षण विधियों के आधार पर हो सकता है, जो शिक्षा की पाठ्य वस्तुएं हैं उसके आधार पर हो सकता है, छात्रों को लेकर के हो सकता है, या विद्वानों के द्वारा परामर्श करने के आधार पर सोर्सों का पता लगाया जा सकता है, अथवा जो कुछ हमारे मन में शिक्षण से संबंधित कार्य करने की जिज्ञासा है, अंतर्द्वंद है, उसके आधार पर भी समस्या का चयन किया जा सकता है। और जो कुछ रूपरेखा हमने बनाया है एक रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए, उस रूपरेखा के आधार पर, उनके निष्कर्षों के आधार पर भी समस्या का स्रोत पता लग सकता है। उसके आधार पर अनुसंधान कार्य करने के लिए हम प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। अब आता है समस्या चयन की विधियां। जब समस्या के सोर्स में मालूम हो गए, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम की जानकारी हो गई, सोर्सेज कौन कौन से, तो अब हमें क्या करना है। अगला स्टेप जो आता है समस्या चयन की विधियां, हम किन समस्याओं को चयनित करें। क्या जितने भी उसमें हैं सोर्स सबसे ले सकते हैं, या कुछ इसके भी रूल या नियम होते हैं, कुछ इसकी भी क्राइटेरिया है। तो इस स्टेप में हमें देखेंगे कि समस्या चयन की जो विधियां हैं, यानी टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सिलेक्शन, समस्या को चयन कैसे करें, किन विधियों से करें, किन युक्तियों से करें, किन तकनीकियों से करें, इसके सिद्धांत रूल क्या हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अनुसंधान के लिए क्षेत्र का निश्चय, यानी सबसे पहला जो सिलेक्शन होगा अनुसंधान के लिए क्षेत्र का निश्चय करना, यानी किस क्षेत्र में मुझे रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है। वह शिक्षक का क्षेत्र है कि शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षार्थी का क्षेत्र है कि विद्यालय का क्षेत्र है, किस क्षेत्र में कार्य करना है। सबसे पहले अनुसंधान के लिए क्षेत्र का निश्चय किया जाए कि मुझे इसी में काम करना है, यानी विद्यालय संबंधित है कि वह विद्यार्थी या छात्र संबंधित है, अथवा शिक्षक संबंधित है, या शिक्षण की विधियों से संबंधित है, पाठ्य पुस्तक संबंधित है, किस क्षेत्र में कार्य करना है। पहले उस क्षेत्र को हम क्या करें, चयनित करें, उसका निश्चय करें, हमें इसी क्षेत्र में कार्य करना है। इसके बाद संबंधित साहित्य का अध्ययन। जब हम समस्या को चयन कर लिए, निश्चय कर लिए, इसी क्षेत्र में कार्य करना है, तब उससे संबंधित जो भी साहित्य है, जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, पूर्व में किए गए अनुसंधान हैं, इनका हमें अवलोकन करना चाहिए। अर्थात जब हम समस्या का क्षेत्र एक तरह से निश्चित कर लेते हैं
तो उस निश्चित किए गए क्षेत्र से संबंधित साहित्यों का अध्ययन करें, चाहे वे पत्र पत्रिका के रूप में हो, पुस्तकों के रूप में हो, या उस क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों को हम जरूर देखें। इससे क्या होता है, हमारी जो समस्या है उसको चयन करने में काफी सहायता मिलती है। इसी तरह से अनुसंधानकर्ता और प्राध्यापक से संपर्क करें, यानी क्षेत्र का चयन हो गया, संबंधित साहित्य को, पाठ्य पुस्तकों को, जो कुछ मैगजीन हैं, जर्नल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, या जो कुछ थीसिस डिसर्टेशन आदि हैं, उनका हमने जब अध्ययन कर लिया तो उन अध्ययनों के आधार पर, अवलोकन के आधार पर अनुसंधानकर्ता और प्राध्यापक संपर्क, माने वह रिसर्चर अपने गाइड से, अपने प्रोफेसर से, या उस विषय के और जो ज्ञाता हैं ऐसे विद्वान प्राध्यापकों से वो संपर्क करे, उस पर विचार विमर्श करे और अपनी समस्या को बताए, उससे संबंधित उनकी राय या सलाह को ले। वर्तमान कार्यों का वैज्ञानिक निरीक्षण। इसके बाद क्या है कि वर्तमान कार्य में, वर्तमान समय में, इस समय वर्तमान कार्यों का वैज्ञानिक निरीक्षण, अर्थात मैं इस समस्या को लेकर के कार्य करने के लिए निश्चय कर चुका हूं, इससे संबंधित मैंने साहित्यों को पढ़ लिया है, पत्र पुस्तिकाओं को देख लिया है, उसका अवलोकन कर लिया है, संबंधित विद्वानों से परामर्श भी कर लिया है। अब जो वर्तमान कार्य है इसका वैज्ञानिक निरीक्षण करना, साइंटिफिक रूप से ऑब्जर्वेशन करना, सुपरविजन करना, कि क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राय होता है कि क्या इस कार्य को करने के लिए क्रमबद्धता है, इसमें सुनियोजिता है, इसमें व्यवस्था अच्छी है, इसमें विश्वसनीयता है, इसमें वस्तुनिष्ठता है। इस प्रकार के जो वैज्ञानिक रूल हैं उसके आधार पर हमें उस कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। आगे आता है अनुसंधानकर्ता का स्वयं का अनुभव। अब जो अनुसंधान करता है, जो अनुसंधान करने के लिए, कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वहां पर उसका सेल्फ एक्सपीरियंस भी कार्य करता है। क्या उस क्षेत्र में उसने कभी कुछ अध्ययन किया है, कुछ लोगों को अध्ययन करते हुए देखा है, उनसे संबंधित कुछ पुस्तकों आज को पढ़ा है। अगर इन सारी चीजों में उसका अनुभव सहयोग करता है तो समझ जाइए उसका जो चयन करने की जो विधि है बहुत अच्छी मानी जाएगी। अब आता है समस्या चुनाव की कसौटी या सिद्धांत, यानी अब तक तो हमने समस्या के चयन की विधि को बताया, अब इसकी कसौटी क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, आइए इस पर भी एक बार हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। माने क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, यानी समस्या चुनाव की कसौटी या सिद्धांत क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुसंधानकर्ता की योग्यता, माने जो अनुसंधान करता है उसका एप्टीट्यूड, अभियोग्यता क्या है, क्या उस कार्य में करने के लिए ये अपनी क्षमता को दिखा सकता है, क्या उस कार्य को पूर्ण करने में यह समर्थ है। तो सबसे पहले इसकी एप्टीट्यूड को देखा जाता है, इसकी अभियोग्यता को देखा जाता है। तो अनुसंधानकर्ता की सबसे पहले जिस विषय में, जिस क्षेत्र में वह निश्चय कर चुका है कि मुझे अनुसंधान करना है, तो सबसे पहले उसका एप्टीट्यूड को देखा जाए, उसकी अभियोग्यता को देखा जाए। तत्पश्चात समस्या ऐसी हो जिस पर कार्य किया जा चुका हो। अगला सिद्धांत क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि समस्या वही चयन किया जाना चाहिए जिस पर इसके पहले कार्य किया जा चुका हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसी समस्या को लेकर बैठ जाएं जिस पर अब तक कार्य ना हुआ हो, तो आपको समस्या और समस्याग्रस्त बना देगी। इसीलिए ये हमेशा देखना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि पूर्व में हुए शोधों का अवलोकन जरूर करना चाहिए। समस्या के क्षेत्रों को पहचानने के साथ साथ हमेशा देखना चाहिए कि कार्य हुआ या नहीं हुआ है। अगर कार्य हुआ है तो आपका सपोर्ट करेंगे, इसीलिए कहा जाता है समस्या ऐसी हो जिस पर कार्य किया जा चुका हो। अगर कार्य नहीं हुआ है तो ऐसी समस्या आपके लिए मुसीबत ही बन जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो भी समस्या का हम चयन करते हैं उसमें अपने अनुभव को देखते हुए, अपनी अभिक्षमता को देखते हुए, समस्या जिस क्षेत्र में उस पर कार्य हो चुका है उसी क्षेत्रों से ही समस्या का चुनाव करना चाहिए। समस्या मापन की सीमा में हो और समस्या इतनी विशद न ले लें, उसका दायरा इतना बढ़ा न दें कि हम कार्य करते करते पूरा ही ना कर पाए, यानी उसकी मापन की एक सीमा हो, यानी उसका एक लिमिटेशन हो, उसका एक दायरा हो। जैसे कभी कभी होता है कि हम समस्या को व्यापक स्तर पर ले लेते हैं, शिक्षा का वर्तमान स्वरूप क्या हो सकता है। अगर इस चीज को हम लें कि शिक्षा का
परिषदीय विद्यालयों में, किसी जनपद के परिप्रेक्ष्य में इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो एक व्यापक होगी, एक हम उसको लिमिटेड कर देंगे, बांध कर देंगे, या कहा जाए कि शिक्षा में पर्यटन स्थलों की महत्ता क्या हो सकती है। तो हम अगर इस चीज को एक लिमिटेशन लेते हैं कि शिक्षा में पर्यटन के क्षेत्रों के द्वारा किस प्रकार का योगदान हो सकता है, हमें सहायता मिल सकती है, विशेषकर किसी एक जनपद में एक अगर लेते हैं तो कहने का प्राय है समस्या मापन की सीमा में हो। जो भी समस्या हो उसको हम अच्छी तरह से माप सकते हो। उसका जब हम न्यायिक सैंपलिंग लें तो उसको हम एक ऐसे सैंपलिंग में करें, एक ऐसे न्यायाधीश के चयन में करें जिसके आधार पर उसके रिजल्ट को सार्वजनिक किया जा सकता है, उसको मापा जा सकता हो। इसलिए मेजरमेंट करना है, उसका टेस्टिंग करना है, ये भी ध्यान रखना है कि हमें समस्या का चयन करते समय उसके दायरे को, उसके रेंज को, उसकी सीमा को देखना जरूरी है, जिसके आधार पर उसका मापन सरलता से किया जा सकता हो। फिर आता है समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी हो। यानी जो समस्या का हम चयन कर रहे हैं उस पर मूल रूप से ध्यान देना चाहिए। वह समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से क्या होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए। यानी सैद्धांतिक रूप से भी समस्या जब लिया जा रहा है तो उस पर हम कार्य करेंगे तो सैद्धांतिक होगी और व्यवहारिक भी होनी चाहिए, अर्थात उसको हम व्यवहार में, प्रैक्टिकल में भी उतार सकते हैं। तो समस्या का चयन करते समय जो ये सिद्धांत कहता है, यानी समस्या का चयन हम अगर कर रहे हैं तो उसका एक रूप ये भी होता है, एक शर्त ये भी होती है, वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से उपयोगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ले लिया, उसका कोई भविष्य में कार्य नहीं है, व्यवहार में उसका कुछ प्रयोग ही नहीं होना है, तो ऐसी समस्याओं का चयन नहीं करना चाहिए। समस्या वही हो जो ज्वलंत हो, जिस पर कार्य करने में कुछ आनंद आवे, जिसका जो निष्कर्ष निकले उसके आधार पर एक अच्छी रिपोर्टिंग हो, लोग उस अनुसंधान को करके कुछ सीखें, कुछ लाभान्वित हों, तब वह समस्या पर कार्य करना हमारे फलदायी होता है, संतोषजनक होता है, सुखद होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब समस्या को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी अगर है तभी उसका चयन करना चाहिए। अगर वह उपयोगी नहीं है तो ऐसे समस्याओं को छोड़ देना चाहिए, चयन भी नहीं करना चाहिए। समस्या की व्यवहारिक विशेषताएं, ये भी देखा जाता है कि समस्या की बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी व्यवहारिक विशेषताएं क्या है। क्या अगर हम छात्रों की कुंठा पर हम समस्या को लेकर के कार्य करते हैं और कोई एक निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें जो कार्य के घंटे हो ज्यादा हैं, या पाठ्य पुस्तकों का बोझ ज्यादा है, या शिक्षण की जो विधियां वो बड़ी क्लिष्ट हैं, या जो सहायक सामग्रियों का प्रयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिससे उनके अंदर कुंठा का भाव आ रहा है, तो अगर इस पर हम कार्य करते हैं तो व्यवहारिक होगा। लेकिन अगर हम ये नहीं कि बच्चे क्यों घूमते हैं, क्यों प्रसन्न हैं, हमें इस प्रकार की समस्याओं को नहीं लेना है कि जिसका जो हम रिजल्ट या निष्कर्ष दें वे लोगों के लिए एक उपहास का कारण बन जाए। यानी समस्या को लेना, समस्या का चयन करना, वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से अच्छा होना चाहिए, वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से उत्तम होना चाहिए, वह लोगों के लिए आत्मसात करने के योग्य होना चाहिए, वह लोगों के लिए विश्वसनीय होना चाहिए, लोग उस पर काम करने के लिए वैधानिकता के रूप से आगे बढ़ सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसमें होना चाहिए। अगर ये सारे गुण हमें मिलते हैं तभी समस्या का चयन किया जाना चाहिए। गैर सामर्थ्यानुकूल हो, अर्थात जो व्यवहारिक समस्या की आती हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो आती है कि कभी कभी समस्या का जब चयन कर लेते हैं उस समस्या में खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके समाधान करने में, उसके अनुसंधान करने में, उसके टूल्स को एकत्र करने में, डाटा कलेक्शन करने में बहुत ज्यादा खर्च पड़ता है। ये भी ध्यान देना है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हो सकता है आप सर्वे के रूप में कोई अनुसंधान या समस्या को चयन कर लिए हैं, तो ऐसे अनुसंधान में पैसा खर्च होता है, समय ज्यादा खर्च होता है, भाग दौड़ ज्यादा रहती है, लोगों को अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करना पड़ता है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि मैं जिस समस्या को चयन कर रहा हूँ, उसका जो क्षेत्र चयन, उसका सोर्स ले रहा हूँ, वह समस्या कैसी है, व्यवहारिक रूप से सही है कि नहीं है, क्या मेरे अनुकूल है। तो अधिक से अधिक उसमें खर्च ना हो, वह एक्सपेंसिव ना हो, ये भी हमें ध्यान देना है। अर्थात व्यय सामर्थ्य के अनुकूल हो, हमारी क्षमता के अनुकूल इसमें खर्च आना चाहिए। निर्धारित समय, अर्थात जो शोध कार्य करने चल रहे हैं, जो समस्या हमने चयनित किया उस समस्या के समाधान के लिए एक समय भी लिमिट होना चाहिए।
दायरा भी उसका बना देना चाहिए, कितने समय में ही इस कार्य को मुझे पूरा करना है। तो बिना समय के, अगर हम समय का डिसाइड नहीं करते हैं, उसका निश्चय नहीं करते हैं, तो जो समस्या होती है उसके कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है यह असीमित हो जाती है। इसीलिए समय का लिमिटेशन, टाइम बाउंडेशन ये बहुत जरूरी है। जब तक हम समय को बाउंड नहीं करेंगे, निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक हम समस्या का जो चयन कर रहे हैं वह भी उपयुक्त नहीं माना जाएगा। इसलिए समस्या की उपयुक्तता को दर्शाना हो तो उसे बाउंड करो टाइम को, तो समय लिमिटेड होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। इसी तरह से निर्देशन की उपलब्धता, निर्देशन की उपलब्धता कपड़ा है, यानी जो समस्या ग्रहण की गई, चयन किया जा रहा है, उसमें क्या निर्देशन, गाइडेंस हमें मिल सकता है? क्या लोगों के द्वारा कुछ सुझाव हमें मिल सकते हैं? क्या कुछ लोगों के द्वारा हमारी सहायता हो सकती है? या कुछ पुस्तकों के द्वारा, कुछ पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, या कुछ प्राध्यापक विद्वानों के द्वारा, अथवा मेरे कुछ सहयोगियों के द्वारा, या जो रिसर्चर हैं उनके द्वारा, या जो रिसर्च कर चुके हैं उनके द्वारा हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलना जरूरी है। निर्देशन अगर हो रहा है, मिल रहा है, तो समस्या का चयन करना एक तरह से सैद्धांतिक होगा, व्यवहारिक होगा, और वह हमारे लिए एक कसौटी पर, एक मानक के अनुरूप होगा, क्राइटेरिया के अनुकूल होगा। आंकड़ों की उपलब्धता, ये भी देखना चाहिए व्यवहारिक विशेषता में कि आंकड़ों की उपलब्धता, क्या जो डाटा कलेक्शन करना है, यानी समस्या के समाधान के लिए जब हम हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करते हैं, तो उस परिकल्पना का प्राय है कि समस्या का संभावित अस्थायी समाधान। तो उस समाधान के लिए जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी हम आंकड़ों, डाटा, चरों इत्यादि का कलेक्शन कर रहे हैं, क्या वे उपलब्ध हो सकते हैं? अगर उपलब्ध हैं तभी ऐसी समस्याओं का चयन करना चाहिए। नैतिक समस्या जो समाज सम्मत हो, और ऐसी समस्याओं को लेना चाहिए जिसको समाज भी क्या करे, नैतिक रूप से ग्रहण करने के लिए तैयार हो। जैसे हम कहें कि छात्रों में देश के प्रति प्रेम की भावना, सद्भावना को जागृत करना जरूरी है। जो आज अशिक्षा का क्षेत्र है, जो कार्य करने में तमाम प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, जो मिड डे मील आज की समस्या प्राथमिक स्तर पर, या विद्यालयों से बच्चों के पलायन की जो समस्या है, इसको कैसे रोका जाए, ये भी एक तरह से नैतिक होना चाहिए, या समाज के द्वारा सम्मत होना चाहिए, सोचा समझा रूप से उसको ग्रहण करने की, उसमें उनकी, जिसे हम कहते हैं कि ग्रहण करने के लिए उनकी सम्मत विचार भी उसमें होना चाहिए। अर्थात उस कार्य को करें, इसके लिए उनकी सहमति भी जरूरी होनी चाहिए। इसलिए नैतिक समस्या जो है वह समाज सम्मत हो, अर्थात उस कार्य को हम कर रहे हैं तो उसमें समाज भी हमारा साथ दे, उसके द्वारा जो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं अनुसंधान के द्वारा समस्या के समाधान के लिए, उसको समाज स्वीकार करे। जब ऐसा होता है तब समस्या के समाधान के लिए, समस्या के चयन के लिए जो विधियां हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, वे बिल्कुल सही होंगे। इसके आधार पर हम कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। समस्या के चयन में किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई भी शोध कार्य करना हो, जब कोई अनुसंधान कार्य करना हो, जब किसी समस्या के समाधान के लिए हमें आगे बढ़ना हो, तो सबसे पहले हमें अपनी क्षमता को देखना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को देखना चाहिए, अपने अनुभव को देखना चाहिए, और अपने अध्ययन सामग्री को देखना चाहिए, अपने द्वारा जो भी विद्वान प्रोफेसर हैं, ऐसे लोगों से मेरा संबंध कैसा है, जो रिसर्चर हैं, जो वर्तमान में हैं, जो कार्य कर चुके हैं, ऐसे तमाम प्रकार की पुस्तकों संबंधित, उन शोधार्थियों संबंधित, उन विद्वानों संबंधित, उन पत्र पत्रिकाओं संबंधित हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर इन समस्त चीजों को हम देखते हुए, इसकी उपलब्धता को जानते हुए समस्या का चयन करते हैं, तो समस्या हमारी उत्तम होगी, उस पर कार्य करने का आनंद भी अच्छा होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, रिस्पांस आएगा, वह भी सर्वमान्य होगा, सम्मत होगा। लोग उस चीज की उपयोगिता को समझेंगे, व्यवहारिक दृष्टिकोण उसको अपनाए सकेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, यानी आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में उपस्थित बाधा ही क्या होती है, ये समस्या होती है। इसकी परिभाषा आपने टाउनसेंड के द्वारा समस्या समाधान के लिए प्रस्तावित एक प्रश्न है। फिर आपने दिया समस्या, आवश्यकता जितनी प्रबल होगी और वो जितना तीव्र होगा, समस्या उतनी ही गहन होगी, एकोफ के द्वारा। अर्थात यहाँ पर समस्या के अर्थ और परिभाषा को आपने समझा। फिर आपने समस्या के स्रोत, सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम को देखा, जिसमें तमाम प्रकार के स्रोत बताए गए, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक अनुसंधान करता, पूर्ण अनुसंधान कार्य का आधिकारिक वर्णन, नवीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण, क्षेत्र
विशेष में प्राप्त आलोचनात्मक पत्रिकाओं का अध्ययन, शैक्षिक भविष्यवाणी, कार्याधीन अनुसंधान कार्य, अनुसंधान की आवश्यकता, शोधकर्ता द्वारा किए गए भावी शोध संबंधी सुझावों से ऐतिहासिक अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर समस्या का विश्लेषण क्या, कैसे, क्यों आदि करने से, खोजपूर्ण आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास से, नवीन प्रविधियों को समस्या अध्ययन हेतु प्रयुक्त करने से, विद्वानों से परामर्श करने से, शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं में उत्पन्न अंतर्द्वंद्व जिज्ञासा से, अनुसंधान कार्य की रूपरेखा अथवा निष्कर्ष से हम समस्या के स्रोत को जान सकते हैं। ये सारे उसके स्रोत के रूप में मिल सकते हैं, जहां पर हम अनुसंधान कार्य को अच्छी तरह से चयन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है समस्या चयन की जो विधियां होती हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सिलेक्शन। इसको भी आपने अच्छी तरह से देखा। अब इसको आप एक सरसरी निगाह कैसे देख सकते हैं, जैसे अनुसंधान के लिए क्षेत्र का पहले निश्चय किया जाना चाहिए, इसके बाद संबंधित साहित्य का अध्ययन, जो समस्या आपने चयन किया है उसे संबंधित साहित्य का अध्ययन, पाठ्य पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पूर्व में किए गए अनुसंधान का अवलोकन करना चाहिए, अनुसंधानकर्ता और प्राध्यापक से संपर्क, वर्तमान कार्यों का वैज्ञानिक निरीक्षण, अनुसंधानकर्ता का स्वयं का अनुभव। अगर इतनी चीजों को हम देख करके समस्या का चयन करते हैं तो समस्या हमारी अच्छी मानी जाएगी, उस पर कार्य करने में कुछ ना कुछ हमें सहायता मिलेगी। इसी तरह से समस्या चुनाव की कसौटी या सिद्धांत, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, इसमें क्या होता है, यानी अनुसंधानकर्ता की योग्यता देखी जाती है, समस्या ऐसी हो जिस पर कार्य किया जा चुका हो, यह भी सिद्धांत के रूप में देखा जाना चाहिए, समस्या मापन की सीमा में हो, समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी हो, समस्या की व्यवहारिक विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे उसमें व्यय सामर्थ्यानुकूल हो, निर्धारित समय हो, निर्देशन की उपलब्धता हो, आंकड़ों की उपलब्धता हो, नैतिक समस्या जो समाज सम्मत हो। अगर इन सारी चीजों को देख करके हम समस्या का चयन करते हैं तो हमारा अनुसंधान कार्य करने का जो एक उत्साह है वह बढ़ेगा और उस कार्य को हम आसानी से कर सकेंगे। जिस तरह से आपने अनुसंधान में, शोध कार्य में समस्या क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या, उसका चयन क्या, कैसे किया जा सकता है, उसका स्रोत कौन सा होता है, चयन की विधियां क्या, उनके सिद्धांत क्या है, इन तमाम चीजों पर आपने एक अवलोकन किया, इसको वीडियो में देखा, सुना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक आप शेयर करें, और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें, तथा अगर विषय वस्तु किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रतियोगिता संबंधित तत्काल प्राप्त करना हो तो जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है, जब आप वीडियो को चलाएंगे तो आप घंटी का निशान दिखाई पड़ता है, उसको आप क्या करें, दबा लें, छू दें। इससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगा और इस तरह से आप हमारे द्वारा दिए गए वीडियो को, जो भी शिक्षण सहायक सामग्री दी जा रही है, अनुसंधान संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित, टेक्नोलॉजी संबंधित या सांख्यिकी संबंधित या कुछ विषय शिक्षणों से संबंधित, उन समस्त चीजों को प्राप्त करना है तो नियमित रूप से आप शिक्षा संबंधित सामग्री संबंधित वीडियो को जरूर देखें।